दूसरा आया वो हुमायूं। हुमायूं की बात हम लोगों ने की। हुमायूं के साथ एक लड़ाई हुई शेरशाह सूरी की, जिसकी हम लोगों ने बात की। शेरशाह सूरी के बाद हुमायूं के बाद आया अकबर, जिसने दीन इलाही और नौरत्न की बात जहां पर की गई। अकबर के बाद अकबर का बेटा सलीम, जिसको जहांगीर कहते हैं, सुल्तान जहांगीर कहते हैं, इसकी बात हुई। उसकी पत्नी नूरजहां की बात हुई। फिर हम लोगों ने शाहजहां की बात की। शाहजहां के चारों बेटे का नाम जाना। उसके बाद औरंगजेब के बारे में हम लोगों ने जाना। शाहजहां की बेटी के बारे में भी जाना। फिर हम लोगों ने औरंगजेब के शासनकाल को जाना। अब औरंगजेब भी मर गया। 1707 जो है वो आ गया, वर्ष 1707 आ गया। अब हम लोग बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन अंडर मुगल की, यानी कि मुगल शासन में बाबर से लेकर औरंगजेब तक कैसा एडमिनिस्ट्रेशन, कैसा प्रशासन हुआ करता था। अब बात करते हैं यहां पर। द मुगल वेयर सक्सेसफुल टू रूल ओवर डाइवर्स कम्युनिटीज सच एज ईरानियंस, इंडियंस, मुस्लिम, अफगान, राजपूत, मराठाज। कहा जा रहा है कि जो मुगल थे उन्होंने बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से सफलता पूर्वक बहुत सारे कम्युनिटी, यानी कि अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग समुदायों पर अपना शासन फैलाया, अपना शासन किया। चाहे वो ईरानी पारसी हो, चाहे वो इंडियन भारतीय हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो अफगानी हो, चाहे वो हिंदू राजपूत हो, चाहे वो हिंदू मराठा हो, मुगलों ने सब पर शासन किया, मुगलों ने सबको लपेटा। आगे, Akbar reconsolidated his administration, which was basically followed in the next centuries. अकबर जो था उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने प्रशासन को सही तरीके से फिर से पुनः स्थापित और पुनः निर्मित किया, और जिसको आगे के शताब्दी में भी लागू किया गया, यानी कि उसको भी फॉलो किया गया। आगे, अकबर सेट अप मनसदाबड़ी सिस्टम। अकबर ने मनसदाबड़ी सिस्टम की स्थापना की। दिस सिस्टम इज रिलेटेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल स्पेशली ड्यूरिंग द अकबर रूल। यह एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये मुगलों के शासनकाल, यानी कि अकबर के, बेसिकली अकबर के शासनकाल से जुड़ा हुआ है। इस शासनकाल में क्या होता था, तो रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्लेवरी मैन, इन रिटर्न ही गॉट द सैलरी और जागीर। मतलब यहां पर लोगों को रखते थे और उसके बदले में अगले को वेतन देते थे, ताकि वो सही तरीके से कार्य कर सके। अब आगे बात करते हैं। द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द मुगल किंगडम वाज लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट। मुगलों का आय का मुख्य स्रोत क्या था? मुगलों ने सबसे ज्यादा पैसा कहां से बनाया? तो उन्होंने पीजेंट, यानी कि किसानों के जमीन से, यानी कि किसानों के जमीन से आने वाले रेवेन्यू, वहां से आने वाले पैसे को उसने अपने शासनकाल का मुख्य स्रोत बनाया। मतलब मुख्य पैसा जो था, मेन पैसा जो था, वो किसानों के जमीन से आता था, लैंड रेवेन्यू के तौर पे आता था। टोडरमल वाज द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर। अकबर का जो रेवेन्यू मिनिस्टर, जो वित्त मंत्री कह लें, अकबर का जो वित्त मंत्री था, जो पैसे का देख रेख करता था, उसका नाम टोडरमल था, जो कि उसके 9 रत्न में से एक रत्न भी था। He surveyed the land and divided land on each crop in cash. वो उसने, जो टोडरमल था, उसने पूरे लैंड को सर्वे किया, मतलब सारे को देखा, जांच पड़ताल किया, और उसने सारे जमीन को क्रॉप इन कैश, जितने भी क्रॉप थे, जितने भी फसल थे, उसको उसने कैश, यानी कि पैसे में बांट दिया। मतलब यहाँ पे अगर इतने क्रॉप है तो इससे इतना पैसा मिलेगा, यहाँ पे इतने क्रॉप है, इतने फसल है, तो इससे इतना पैसा रेवेन्यू के तौर पर शासक को जाएगा। दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज कॉल्ड एज जब्त। इसको हम लोग जब्त कहते हैं, यानी कि अगर किसी के पास इतना जमीन है तो इस जमीन से अगर इतना फसल हो रहा है तो इस फसल से इतना जो है वो शासक को पैसा जाएगा, यानी कि वहां पर जो शासक है, मुगल शासक था, मुगल शासक को पैसा जाएगा, और इस सिस्टम को जब्त कहा जाता है। दिस जब्त रेवेन्यू सिस्टम वाज बेस्ड ऑन केयरफुल कैलकुलेशन एंड सुपरविजन विद द हेल्प ऑफ सुल्तान ऑफिसर्स। ये जो जब्त रेवेन्यू सिस्टम था, ये
कैसे कैलकुलेट किया जाता था? तो बेस्ड ऑन केयरफुल कैलकुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ द, जो सुल्तान ऑफिसर होते थे, जो सुल्तान के जो ऑफिसर होते थे, जो कर्मचारी होते थे, जो कार्य करते थे, उनके केयरफुल कैलकुलेशन एंड सुपरविजन, सही तरीके से सारा कुछ को कैलकुलेट गणना किया जाता था और सुल्तान के सुपरविजन देख रेख में ये सारी चीजों को कैलकुलेट किया जाता था। द जमींदार कलेक्टेड द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट एंड देन हैंडेड ओवर द रॉयल ऑफिसर। जो जमींदार था वो लैंड रेवेन्यू कैलकुलेट किससे करता था? तो किसानों से करता था और फिर उसको किसको दे देता था? तो रॉयल ऑफिसर, जो रॉयल ऑफिसर थे, जो ऑफिसर पद के थे, जो कि उस शासन काल में कार्य करते थे, उसको दे देता था। कौन? तो जमींदार। जमींदार का कार्य था किसानों से पैसा लेना और उसको रॉयल ऑफिसर को दे देना। इन सम एरिया द पीजेंट हैड टू सफर अ लॉट ड्यू टू एट्रोसिटीज ऑफ जमींदार। बहुत सारे एरिया में या कुछ एरिया की बात कर ले तो जो किसान थे वो बहुत ज्यादा प्रभावित, मतलब उनको बहुत ज्यादा शोषित किया जाता था। किसके द्वारा? तो जमींदारों के द्वारा। आगे, द पीजेंट रिवोल्ट against the torture and exploitation of the peasant class. The peasant revolted against the torture and exploitation of the peasant class. जो peasant थे, जो किसान थे, उन्होंने जो उनके खिलाफ, जो उनके अगेंस्ट में जो एक्सप्लॉयटेशन यानी कि जो उनका शोषण होता था, उसके अगेंस्ट में उन्होंने विरोध भी कर दिया, विद्रोह भी कर दिया। Abul Fazl in his book The Akbarnama explained that for the convenience of administration the empire was divided into several parts. अबुल फजल जिसने एक बुक लिखा था अकबरनामा, उसमें वो कहता है एक्सप्लेन दैट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, शासन को अच्छे तरीके से और आसानी से और सुविधाजनक तरीके से चलाने के लिए जो मुगल शासक था उसने बहुत सारे पार्ट में, बहुत सारे हिस्से में एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड कर दिया था, यानी कि डिसेंट्रलाइज कर दिया था, बांट दिया था, ताकि उसको सही तरीके से शासित किया जा सके। एट द टॉप ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट वाज सुल्तान एंड एडवाइजर। जो सबसे ऊपर का जो पद था वो सुल्तान और एडवाइजर का था। एट प्रोविंस सूबेदार, सद्र, दीवान, फौजदार, कोतवाल, ये सारे भी जो थे ये प्रोविंस के स्तर पे ये सारे थे। और जो एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट का जो अपर पोस्ट था, जो टॉप पोस्ट था, वो सुल्तान और एडवाइजर का था। अब हम लोग यहाँ पर जान गए कि मुगल शासक क्या था, मुगल कौन था, मुगल एम्पायर के बारे में जान गए। मुगल साम्राज्य की स्थापना भारतीय उपमहाद्वीप में कैसे हुई, किसने की, उसके बाद कौन कौन उसका शासक रहा, इन सारे चीजों की हम लोगों ने बात समझ ली। हम लोगों ने बाबर को जान लिया। बाबर के बाद हम लोगों ने हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, सारे लोगों की बात कर ली। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि मुगलों के समय में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, यानी कि कैसे चलाया जाता था, कैसे उस समय शासन प्रशासन कार्य करता था, जिसमें हम लोगों ने जमींदारी की भी बात कर ली, सुल्तान की भी बात कर ली, जब्त सिस्टम की भी बात कर ली, हम लोगों ने राजपूत, मराठा, मुस्लिम, ईरानियन, इंडियन, इन सारे चीजों की बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर सूर्य उदय होता है तो सूर्य का अस्त भी होता है। तो सूर्य तो फिर भी सकारात्मक चीज है, ये तो ऐसे ही नकारात्मक है, तो इनका अस्त तो जल्द होना है। तो अब बात करते हैं मुगलों के अस्त का, यानी कि डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल साम्राज्य अब कैसे गिरता गया, कैसे खत्म होता गया, अब उसकी बात करते हैं। औरंगजेब डाइड इन 1707। औरंगजेब जो है 1707 में मर गया, जो कि हम लोगों ने पहले बात कर लिया। औरंगजेब जब पढ़ रहे थे, औरंगजेब के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहां पे हम लोगों ने जाना कि औरंगजेब जो है उसकी मृत्यु जो है वो 1707 में हो गई। एंड विथ हिज डेथ डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर स्टार्टेड। और इसी की मृत्यु के बाद, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल एम्पायर का जो गिरावट है वो शुरू हो गया। द लास्ट मुगल किंग बहादुर शाह जफर वाज डिक्लेयर्ड द लीडर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 एडी। जो लास्ट मुगल किंग था उसका नाम बहादुर शाह जफर था।
वाज डिक्लेयर्ड द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। जो 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था, भारत का जो सिपाही विद्रोह हुआ था, उसका ये बहादुर शाह जफर जो है वो डिक्लेयर द लीडर, उसका ये लीडर के तौर पे